जो सोसाइटी है हमारी, जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। सब अपने हिसाब से चलते जा रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है या फिर गवर्नमेंट ही नहीं है। सिर्फ मेरा रिलीजन है, मेरे रिलीजन में जो भगवान है, जो गॉड है, वही सुप्रीम है, बाकी लोगों का रिलीजन डजंट मैटर, आप लोगों के जो भगवान है डजंट एग्जिस्ट। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं, जो दूसरे के भगवान को, दूसरे के गॉड को, जो सुपीरियर वहाँ पर जो पावर है, ठीक है, उनको अगर वहाँ पर डिनायल किया जाता है या फिर उनको रिडिक्यूल किया जाता है तो उसे कह रहे हैं कि वो वहाँ पर ब्लास्फेमियस एक्ट कर रहे हैं या फिर ही इज कमिटिंग ब्लास्फेमी देयर। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैट अड्डा 24/7। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ संडे स्पेशल सीरीज, जहाँ हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल बातों पे, है ना। हम लोगों ने आज तक बहुत सारे डिस्कशन किए हैं और आप लोगों ने इस सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। मैं चाहती हूँ वो सिमिलर प्यार आप आज भी मुझे इस सीरीज में दिखाएं। सबसे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे और शेयर भी करेंगे बाकी सभी लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज के सेशन में हम ऐसा क्या खास करने वाले हैं? आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, लीगल टर्म्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो जो बहुत टफ है उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ ऐसे बेसिक लीगल टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है या फिर अगर अभी आप एक बिगिनर हैं, आप लॉ स्कूल में अभी एंटर करने वाले हैं या एंटर कर चुके हैं, तो ये जो लीगल टर्म्स है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं बिकॉज ये तो आपको आने ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उसके पहले बता दूं कि नवरात्रि की सेल अभी ऑन है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पर। तो अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करना है तो आप जा सकते हैं वेबसाइट पर और मेरा कोड DIMAT यूज कर सकते हैं टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। आप एप्लीकेशन पे जाकर के भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं, तो जल्दी से जाइए, मेरा कोड यूज करिए और आपको अगर मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है। तो आपको किसी भी बैच में अगर एनरोल करना है, आपको कोई भी बुक्स परचेज करनी है, अगर आपको ऑफलाइन मॉक परचेज करना है, देन दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू सो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को इसी के साथ। और हमारा आज का पहला लीगल टर्म है एडल्ट सफरेज। तो आप लोगों सभी लोगों ने सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, ठीक है। तो एडल्ट सफरेज का क्या मतलब है? एडल्ट सफरेज का मतलब है कि किसी भी पर्सन को वोटिंग राइट्स मिलना। यहाँ पर किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है कि उसका जेंडर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी क्रीड क्या है, उसका रिलीजन क्या है। नो, जो भी पर्सन 18 साल से 18 या फिर 18 एंड अबव है, ठीक है, 18 एंड अबव, तो जो भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं वो सभी लोगों के पास राइट है। किसका? राइट टू वोट, और उसे ही कहा जाता है एडल्ट सफरेज। सो आई होप दैट इज क्लियर। उसके बाद हम आते हैं दूसरे वर्ड पे, वो है अबेट करना। अब अबेट करना क्या होता है? जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी एक ही इंसान का हाथ हो सकता है कि किसी पर्सन ने एनकरेज किया हो कि जाओ उसका मर्डर करके आओ, ठीक है, जाओ तुम सुसाइड अटेम्प्ट करो। तो अबेट का क्या मतलब होता है? किसी पर्सन को एनकरेज करना, किसी एक्ट को, किसी क्राइम को, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ठीक है, भड़काना। तो वो क्या होगा? उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर उस पर्सन ने क्या किया है? अबेट किया है, दूसरे पर्सन को भड़काया है, एनकरेज किया है टू कमिट अ क्राइम, उसे हम कहते हैं अबेट। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एनार्की। अब एनार्की क्या होता है? एनार्की होता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक गवर्नमेंट है लेकिन अब उस गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, तो अब वो रूल नहीं कर सकती है उसके पास, क्योंकि पावर नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा? स्टेट में एक जो है स्टेट जो है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं रूल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, जो जंगल राज है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, पावरलेसनेस आ जाएगी वहां पर। तो उसे क्या कहा जाता है? उस स्टेज को कहा जाता है एनार्की, जहां पर जो सोसाइटी है हमारी, जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। सब अपने हिसाब से चलते जा रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है या फिर गवर्नमेंट ही नहीं है। उस सिचुएशन को कहा जाता है कि अभी किसकी स्टेट है? अभी चल रही है एनार्की, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एपेलेंट। अब देखो, एपेलेंट से आप यहां से निकाल सकते हैं वर्ड अपील।
ठीक है, APPEAL। तो अगर हम एपेलेंट से अपील वर्ड को अलग करते हैं तो क्या पता चलता है कि वो पार्टी जो कोर्ट के सामने अपील लेकर के जाती है, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ने अपना कोई ऑर्डर दिया, अपना कोई जजमेंट पास किया जिससे कोई पर्सन खुश नहीं है और वो उसकी अपील लेकर के जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? जो अपील लेकर के जा रहा है वो हो गया एपेलेंट। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अवार्ड। अब ये अवार्ड क्या होता है? नहीं, ये कोई अवार्ड फंक्शन वाला अवार्ड नहीं है। आप सभी लोगों ने आर्बिट्रेशन के बारे में सुना होगा, ठीक है, जहां पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाता है। ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR का एक मेथड है। ठीक है, ADR का एक मेथड है। अब यहां पर क्या होता है? कोर्ट में जब भी कोई जजमेंट दिया जाता है तो हम बोल रहे हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, कोर्ट ने जजमेंट दिया, लेकिन जब एक आर्बिट्रेटर कोई बात कहता है तो जो बातें कोर्ट जिस तरीके से ऑर्डर पास करती है उसी ऑर्डर को अगर हम बात करें आर्बिट्रेशन की तो आर्बिट्रेशन में उसे कहा जाता है अवार्ड। ठीक है, तो कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसे हम जजमेंट बोलेंगे, उसे हम ऑर्डर बोलेंगे, लेकिन एक आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है उसे हम AWARD अवार्ड कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का क्या मतलब है? जिसको कोई बेनिफिट मिल रहा हो। तो लीगल टर्म में बेनिफिशियरी का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जो अपनी विल छोड़ करके गया है, ठीक है, तो वो जो विल छोड़ के गया है उससे जिसको फायदा हो रहा है, उससे जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है, उस पर्सन को हम कहेंगे कि वो बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो किसी पर्सन ने अगर अपनी विल छोड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं कल को अपनी विल छोड़ के जाती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे जाने के बाद XYZ पर्सन को जाएगी, इतना % उस पर्सन को जाएगा, तो जिन जिन के पास मेरी प्रॉपर्टी जा रही है सॉरी, उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे? वो बेनिफिशियरी हो जाएंगे मेरी विल के। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, वो है बेल। ये वर्ड तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। इंटरिम बेल क्या होती है, एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली, बहुत सारे लोगों को बेल मिलती है। तो बेल का मतलब क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, अभी वो कस्टडी में है, लेकिन कुछ दिनों के लिए जब उसे टेम्पोरेरी रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि अभी पता नहीं है उसने क्राइम किया भी है या नहीं किया है, या फिर उसे उसे बहुत ज़्यादा समय हो गया है अभी कस्टडी में रहते सॉरी, आई एम सो सॉरी, सोर थ्रोट की वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। सो जब भी कोई पर्सन कस्टडी में रह रहा है काफ़ी समय से और पता नहीं है कि उसने अभी तक वो क्राइम कमिट किया भी है या नहीं किया है, तो दैट पर्सन हैज़ द राइट टू कम आउट। ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है? उसे बेल पे रिलीज किया जाता है कि आप इस टेरिटरी को छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर बॉन्ड जो है या फिर प्लेज है उसे साइन करवाया जाता है। इन एक्सचेंज ऑफ दैट क्या किया जाता है? उन्हें बेल पर रिलीज कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, परमानेंटली नहीं, यहाँ पर उनको बाइज्जत बरी नहीं किया जा रहा है, बस कुछ समय के लिए बाहर भेजा जा रहा है, जब तक कुछ दिनों के लिए, जब तक वो मैटर जो है वो डिसाइड नहीं होता है और जो प्रोसीजर है वो आगे नहीं बढ़ता है, तो उसे कहा जाता है कि उन्हें वहाँ पर बेल मिल रही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ब्लास्फेमी। अब ये जो वर्ड है ये मैंने तो अपने लॉ स्कूल में जाकर के ही सुना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये आखिर में होता क्या है? तो जब भी कोई भी पर्सन किसी के भी रिलीजियन या फिर रिलीजियस फीलिंग्स के खिलाफ, उनके सेक्रेड गॉड, ठीक है, जो अलमाइटी है उनके, वो जिनको भी मानते हैं उनके खिलाफ अगर कुछ भी उल्टा सीधा कहता है, उन्हें रिडिक्यूल करता है, कहता है कि नहीं सिर्फ मेरा रिलीजन है, मेरे रिलीजन में जो भगवान है, जो गॉड है वही सुप्रीम है, बाकी लोगों का रिलीजन डजंट मैटर, आप लोगों के जो भगवान है डजंट एग्जिस्ट। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं, जो दूसरे के भगवान को, दूसरे के गॉड को, जो सुपीरियर वहां पर जो पावर है, ठीक है, उनको अगर वहां पर डिनायल किया जाता है या फिर उनको रिडिक्यूल किया जाता है, तो उसे कह रहे हैं कि वो वहां पर ब्लास्फेमियस एक्ट कर रहे हैं या फिर ही इज कमिटिंग ब्लास्फेमी देयर। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों ने सुना होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तो ब्रीच का क्या मतलब होता है? जब भी दो लोगों के बीच में कोई अग्रीमेंट होता है और वो उस अग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो पूरा नहीं किया तो वो अग्रीमेंट टूट जाएगा और उसे क्या कहेंगे? एग्रीमेंट तोड़ना, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को वहां पर तोड़ा गया है, उसको ब्रीच किया गया है, ठीक है, वो फेल हो गया है, तो उसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्रीच। अब नेक्स्ट वर्ड है साइटेशन। साइटेशन क्या होता है? तो देखो,
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक केस लॉ है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है थ्रू आउट द लॉ स्कूल, और लॉ स्कूल के बाद भी आप लोग कभी भी इस जजमेंट को नहीं भूलने वाले हैं। तो ये हमारा जजमेंट है। अब जजमेंट के आगे मैंने लिख के रखा है 1973 फॉर SCC 225। ये क्या है? इसे हम कहते हैं साइटेशन, ठीक है। सो बेसिकली कोई भी जब लीगल केस होता है, कोई भी जजमेंट होती है, उसका जो कोटेशन होता है, अगर आप अभी जाकर के गूगल पे सिर्फ और सिर्फ इस साइटेशन को डालते हैं तो उससे आपको ये पूरा केस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये इस जजमेंट की साइटेशन है। आई होप दैट इज क्लियर। जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे, रिसर्च पेपर्स लिखेंगे, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको अभी से ही पता होना चाहिए कि साइटेशन का मतलब क्या होता है। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डीड। अब डीड क्या होता है, ठीक है। वो इंडीड वाला डीड नहीं है यहाँ पर। डीड बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको किसी को अपना घर गिफ्ट में देना है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट को आप साइन करोगे, सील करोगे और किसी इंसान को दोगे कि आज से ये जो घर है वो तुम्हारा हुआ। अगर आपको अपने घर को किसी को बेचना है, किसी प्रॉपर्टी को बेचना है, तो एक आप लोग के बीच में एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो दोनों पार्टीज के द्वारा साइन होगा, सील होगा और डिलीवरी भी होगी वहां पर। तो वो जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डीड कहते हैं। वो डीड सेल डीड भी हो सकती है, वो लीज डीड भी हो सकती है और वो गिफ्ट डीड भी हो सकती है, ठीक है। तो डीड क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो पार्टी के द्वारा साइन किया जाता है और डिलीवर किया जाता है दूसरी पार्टी को, ठीक है। सो आई होप ये जो वर्ड है डीड वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म पे, वो है डाइजेस्ट। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला या फिर वो डाइजेस्टिव बिस्किट वाला डाइजेस्ट नहीं है, ठीक है। लीगल जो टर्म है हमारा उसमें हम डाइजेस्ट वर्ड को यूज करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? डाइजेस्ट का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी किताब, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत सारे जो कोर्ट हैं उसके डिसीजन को एक साथ कलेक्ट करके रखता है, जिसे लॉयर्स जो हैं, जिसे एडवोकेट्स हैं, वो रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट, उसमें क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2023 का सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 2023 के जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होंगे वो एक ही बार में कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? उसे हम कहेंगे कि वो एक डाइजेस्ट है, ठीक है। तो डाइजेस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी बुक जो बेसिकली एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी केसेस होते हैं उनको वहां पर एक साथ कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, कंपाइल करके रखा जाता है उनको, उसे कहते हैं हम लोग कि ये है डाइजेस्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इन कैमरा। सॉरी, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं, उनको लगता है कि जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है और वहां पर कैमरा ऑन होता है, कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग होते हुए प्रोसीडिंग्स होती है, उसको इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कहते हैं। लेकिन नहीं, जब भी कोई सेंसिटिव मैटर होता है, फॉर एग्जांपल कोई रेप का मैटर है, तो वहां पर जो अगर कोर्ट को लगता है या फिर अगर विक्टिम को ऐसा लगता है, किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है कि ये जो सुनवाई है वो अकेले में होनी चाहिए, प्राइवेट में होनी चाहिए, कोई और मीडिया पर्सन वहाँ पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, बाकी की जो जनता कोर्ट में है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, बस जो पार्टी है वो हो और उनके जो एडवोकेट्स हैं वो वहाँ पर होने चाहिए और जज साहब होने चाहिए। तो अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स होती है तो उन्हें हम कहते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो ये क्या होती है? एक प्राइवेट प्रोसीडिंग्स होती है जहाँ पर कोई भी पब्लिक अलाउड नहीं होती है, सिर्फ जो पार्टीज होती हैं वो अलाउड होती हैं, उनके एडवोकेट्स अलाउड होते हैं और जो हमारे जज साहब है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां पर रहेंगे ही। तो उसे हम कहते हैं कि वो है एक इन कैमरा प्रोसीडिंग। अभी तक अगर आप सेशन में बने हुए हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सेशन को एक बार जल्दी से जाकर के लाइक कर देना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इट इज नेक्स्ट फ्रेंड। अब नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि जो पड़ोसी में रहता है, ठीक है, नेबर है, वो हमारा नेक्स्ट फ्रेंड है, नहीं। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो माइनर होता है, जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उन्हें हम माइनर कहेंगे, ठीक है। तो जो माइनर होते हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये भी है कि सॉरी, वो लोग लीगल एक्शन भी नहीं लेकर आ सकते हैं। पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर इज नोन एज द नेक्स्ट फ्रेंड। यानी कि जो माइनर है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो लोग कोर्ट के सामने डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं 15 साल की हूं तो मैं जा रही हूं कोर्ट के सामने कि मुझे केस करना है,
ठीक है, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब मुझे केस करना है, नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी नहीं हो सकती हूँ और मैं केस भी नहीं कर सकती हूँ। तो इस मैटर में क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं खुद तो नहीं जा सकती, बट अगर मैं चाहूँ तो अपने नेक्स्ट फ्रेंड को लेकर जा सकती हूँ, यानी कि एक एडल्ट को लेकर जा सकती हूँ, और वो जो एडल्ट पर्सन है वो मुझे वहाँ कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, मेरी बातों को वहाँ रखेंगे वो, बिकॉज वो एडल्ट है तो वो ऐसा कर सकते हैं, मेरी बातों को वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम कहेंगे कि वो मेरे नेक्स्ट फ्रेंड है, वो माइनर के नेक्स्ट फ्रेंड है। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कमिंग टू प्रॉक्सी। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप लोगों ने बहुत प्रॉक्सीज लगाई होगी, है ना, किसी की जगह किसी की अटेंडेंस लगा देना, आज मेरा फ्रेंड एब्सेंट है, चलो ठीक है मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ तो प्रेजेंट मैम, है ना, बट ये वो वाली प्रॉक्सी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी सिमिलर भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में भी होती है प्रॉक्सी काउंसिल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सीनियर काउंसिल है वो वहाँ पर अभी प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह अगर कोई और प्रेजेंट है तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हम उनके प्रॉक्सी हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सी कौन है, एक पर्सन जो दूसरे के लिए उनके बिहाफ पे काम करता है, उन्हें हम प्रॉक्सी कहते हैं, PROXY। जैसे सिमिलरली जैसे आप अपने दोस्तों की प्रॉक्सी लगाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं जब वो क्लास में नहीं आते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रिसीडेंट। मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है, यूट्यूब पर पढ़ाया है, पेड क्लासेस में पढ़ाया है, बट ये जो वर्ड है हमेशा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। प्रिसीडेंट का क्या मतलब होता है, जैसे कि कहा जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज बेस्ड ऑन प्रिसीडेंट्स, तो प्रिसीडेंट का क्या मतलब होता है, सिंपली देखो, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कोई एक जजमेंट दिया, ठीक है, और उसके बाद से सिमिलर जब भी केसेस होंगे तब इसी एक्ट को, सिमिलर जब भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे तो ये जो जजमेंट है इसको रेफर किया जाएगा। तो ये जो जजमेंट है वो क्या हुआ, वो एक प्रेसिडेंट हुआ, यानी कि अगर 2020 में ऐसा कुछ होता है सिमिलर तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, और उसे हम कहेंगे कि वो एक प्रेसिडेंट है। ठीक है, उसे वो एक प्रेसिडेंट है। आई होप दैट इज क्लियर टिल हियर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टैच्यूट। अब ये जो वर्ड स्टैच्यूट है ये हमें कंफ्यूज कर देता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी एक्ट होता है उसे हम स्टैच्यूट कहते हैं, जो भी लेजिस्लेशन होता है उसे हम स्टैच्यूट कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड है स्टैच्यूट वो थोड़ा सा फैंसी है, उसकी जगह आप वर्ड लेजिस्लेशन या फिर एक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है, ये कोई स्टैच्यूट है, ये कोई लेजिस्लेशन है, या फिर ये एक एक्ट है, बात सेम ही है। सो ये क्या होता है, स्टैच्यूट एस्टैब्लिश्ड रिटन लॉ, यानी कि एक लॉ जो होता है उसे ही स्टैच्यूट कहा जाता है, एक एक्ट जो है उसे ही स्टैच्यूट कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर द डे, यस, एंड इट इज सू। तो ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। आप लोगों ने सुना होगा कि लॉयर इन द मेकिंग, सू यू लेटर। तो अब सू का क्या मतलब होता है, सू का मतलब होता है कि अब मैं जल्दी ही वकील बनने वाला हूँ, अब कोर्ट में लेकर के जाऊंगा, आपके खिलाफ केस करूंगा। तो टू सू का मतलब होता है किसी पर्सन को कोर्ट तक लेकर के जाना, उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स करना। ठीक है, जो न्याय है उसके दरवाजे खटखटाना, और जो आपके साथ गलत हुआ है उसके लिए कॉम्पनसेशन लेना, उसको कहते हैं स्यू करना किसी पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल जो ए हैं उनको बी से कॉम्पनसेशन चाहिए, ठीक है, बिकॉज उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया है, तो ए ने बी को स्यू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब बी के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, अगर ये गलत साबित हुए तो इन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, इन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ए ने बी को यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने इनको स्यू किया है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसी के साथ हमारी ये जो आज की सेशन है, जो गाड़ी है, वो यहीं पर खत्म होती है। सेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज सभी लोग एक बार लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करके बताएंगे। ये मेरी मेल आईडी है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा कोड है, आपको कोई भी बुक परचेज करनी है, आपको बैचेस में एनरोल करना है, देन DIM80 इज माई कोड। आप ये कोड यूज कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।